नमस्कार। आज बात करेंगे हेपेटाइटिस बी के बारे में। हेपेटाइटिस बी जानने से पहले अपने को जानना पड़ेगा हेपेटाइटिस क्या होता है। हेपेटाइटिस यानी पीलिया। हेपेटाइटिस से तात्पर्य लीवर में सूजन से है। जब भी कभी किसी कारणवश लीवर में सूजन आ जाती है तो ये सूजन लीवर के कार्य को प्रभावित करती है और उसकी वजह से ब्लड में सीरम बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने लगता है और साथ ही एंजाइम, कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम्स रिलीज होते हैं जिससे लीवर की सूजन का पता चलता है। और जब ये ब्लड में सीरम बिलिरुबिन, SGPT, SGOT ये तत्व बढ़ जाते हैं तो उस व्यक्ति को हेपेटाइटिस घोषित कर दिया जाता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि उसके व्यक्ति के लीवर में सूजन आ गई है। अब ये हेपेटाइटिस कई प्रकार की होती है। इसका हेपेटाइटिस का होना कुछ वायरल इन्फेक्शन के अलावा अन्य भी विशेष कारणों से होता है। इनका कारण जानेंगे। सबसे पहले तो वायरल हेपेटाइटिस में टाइप ए वायरल हेपेटाइटिस ए, फिर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। ये 5 तरह की हेपेटाइटिस होती हैं जिसमें बी और डी साथ साथ कोएग्जिस्ट करती हैं और ए, बी, सी और ई इस तरह से 4 अलग एंटिटी रहती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कारणों से जो हेपेटाइटिस होती है उनमें मलेरियल हेपेटाइटिस, डेंगू हेपेटाइटिस, स्क्रब टाइफस हेपेटाइटिस, देन विल्सन्स डिसीज, हीमोलिटिक एनीमिया। इनके अतिरिक्त लीवर से संबंधित अन्य बीमारियां, अमीबिक हेपेटाइटिस, लीवर अपसेस, लीवर कैंसर। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार की बीमारियां रहती हैं। एक गिलबर्ट सिंड्रोम होता है जो जन्मजात एंजाइम की डिफिशियंसी से होता है। तो इस तरह से विभिन्न कारण रहते हैं हेपेटाइटिस होने के। लेकिन जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हेपेटाइटिस है वो वायरल इन्फेक्शन से होने वाली हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई है। हेपेटाइटिस ए सामान्य वायरल इन्फेक्शन है जो कुछ दिनों के लिए होता है, 5 से 10 दिनों में लगभग ठीक हो जाता है। जब कभी ये कॉम्प्लिकेट करता है, फल्मिनेंट हेपेटाइटिस हो जाती है, पर सामान्य तौर पर 99% ये ठीक हो जाता है। हेपेटाइटिस सी भी क्रॉनिक इन्फेक्शन का रूप लेता है और जिसको भी इसका इन्फेक्शन हो जाता है वो सामान्य तौर पर ठीक नहीं होता और लाइफ लॉन्ग रहता है। ये भी काफ़ी रिस्की रहता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हेपेटाइटिस भी एक वायरल इन्फेक्शन है। हेपेटाइटिस ई जो हेपेटाइटिस ए टाइप का ही होता है लेकिन प्रेगनेंसी में होता है। ये भी इसकी भी मोर्टेलिटी रेट हेपेटाइटिस ए से कहीं ज़्यादा होता है। ये ज़्यादा फल्मिनेंट कोर्स लेता है और प्रेग्नेंट मदर्स में काफ़ी दिक्कतें पैदा करता है। इसके बाद आते हैं हेपेटाइटिस बी में, जिसकी मुख्य चर्चा होनी है। तो हेपेटाइटिस बी एक क्रॉनिक इन्फेक्शन है। वैसे तो एक्यूट इन्फेक्शन होता है पर बीच बीच में ये क्रॉनिसिटी भी डेवलप हो जाती है, क्रॉनिक रूप ले लेता है। सामान्य तौर पे इसके कीटाणु प्रवेश करने के लिए 50 से 150 दिन मीन्स इंक्यूबेशन पीरियड इसका लगभग 50 दिन से 150 दिन, लगभग 1.5 माह से 5 माह तक हो सकता है। इतने दिनों के बाद में भी पीलिया डेवलप हो सकता है। अब इसमें ऐसे क्या लक्षण जिसके आधार पे हम समझ सकें कि इसको हेपेटाइटिस बी हो सकता है, तो लक्षणों की बात करते हैं। लक्षणों में सभी पीलिया की तरह इसमें भी बुखार आता है। बुखार, भूख का न लगना, आँखों का पीला हो जाना, पेशाब पीला आना, शरीर में खुजली का होना, क्योंकि लीवर में सूजन रहती तो पेट के दाहिने तरफ दर्द होते रहना, उल्टियों का होना, फिर शरीर में लाल लाल धब्बे पड़ जाना,
खुजली के बाद लाल धब्बे आ जाना, कभी कभी पैर में सूजन आ जाना, पेट फूल जाना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाना। सामान्य तौर पे ये लक्षण रहते हैं और लगभग 1 आध माह तक चलते हैं। बहुत जल्दी तो ठीक नहीं होता, लेकिन ये 15 दिन से लेकर लगभग 30 दिन में मेजॉरिटी केसेज इनके रिकवर कर जाते हैं और अधिकतर ये ठीक हो जाते हैं। लेकिन इनके 10% केसेज, तो एक तो एक्यूट वैरायटी का हुआ है, एक्यूट हेपेटाइटिस बी होगा जो लगभग 1 माह में ठीक हो गया। कुछ केसेज इसके 1 माह से लेकर 6 माह तक चलते रहते हैं, धीरे धीरे रिकवर होते हैं। लेकिन क्रॉनिक हेपेटाइटिस का नाम जब ये बीमारी 6 माह से ज़्यादा दिनों के लिए हो जाती है, जब इसका ड्यूरेशन 180 डेज के बियॉन्ड हो जाता है, तो उसको क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी कहते हैं। तो ये क्रॉनिक रूप ले लेती है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी होने में पीलिया और गहरा हो जाता है, शरीर में खुजली होने लगती है, पेट फूलने लगता है, पेट में पानी आ जाता है, पैरों में सूजन आ जाती है, लीवर में सूजन आ जाती है और कई बार उसमें सिरोसिस जैसे चेंजेस, कड़ापन आने लगता है। फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं, तो जैसे सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशन तो कभी कभी मुंह से खून आने लगता है, कई बार मरीज बेहोश होने लगता है, इनकेफ्लोपैथी, एबनॉर्मल बिहेवियर, कई बार हेपेटिक कोमा तक में जा सकता है। हेपेटिक कोमा की पोजीशन फुलमिनेंट हेपेटाइटिस ए में भी हो सकती है, एक्यूट हेपेटाइटिस बी में भी हो सकती है, हेपेटाइटिस ई में भी हो सकती है। किसी भी टाइप में फुलमिनेंट हेपेटाइटिस हो जाती है, ऑल्दो ये बहुत कम केसेज में होता है, लेकिन ये हो सकता है। तो ये तो इसके लक्षणों के बारे में बात हुई। अब ये फैलता कैसे है? हेपेटाइटिस बी के फैलने के 3-4 मुख्य कारण हैं। हेपेटाइटिस ए के विपरीत, हेपेटाइटिस ए की बीमारी जहां पानी, दूषित पानी के लेने से होती है, उसका स्प्रेड फीकल कंटामिनेशन से होता है। हाथ साफ, क्लीनलीनेस मेंटेन न करें, शुद्ध पानी न पिएं, दूषित पानी के यूज करने से हेपेटाइटिस ए की एपिडेमिक फैलती है। वहीं हेपेटाइटिस बी अधिकतर निडल लग जाने से, इन्फेक्टेड निडल, सुई लग जाने से, इन्फेक्टेड सुई शेयरिंग करने से, जैसे बहुत सारे ड्रग एब्यूजर्स रहते हैं, लोग ड्रग का एडिक्शन करते हैं, तो आपस में निडल्स को, सिरिंज निडल को शेयर कर लेते हैं, खुद भी लगाए, दूसरे को भी लगा दिए, तो एक को यदि बीमारी हुई तो दूसरे को भी हो जाती है। फिर दूसरा, माँ से बच्चे में वर्टिकल ट्रांसमिशन, मदर यदि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, उसके बच्चे को भी हो सकता है, तो ये वर्टिकल ट्रांसमिशन कहलाता है। फिर तीसरा रहता ब्लड ट्रांसफ्यूजन से और ब्लड प्रोडक्ट्स के ट्रांसफ्यूजन्स, ये तीसरा कारण होता है। फिर सेक्सुअल ट्रांसमिशन चौथा कारण होता है। इस तरह से डिफरेंट, कई बार कुछ शेयरिंग ऑफ आइटम से, टूथब्रश शेयर करने से भी ये बीमारी फैल सकती है। हेपेटाइटिस बी की जांच कैसे करें? हेपेटाइटिस बी की जांच मुख्य रूप से ब्लड की जांच से होता है, जिसमें HbS-Ag मेन जांच है, जिससे पता चलता है कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है नहीं है। दूसरा, कुछ सिंपल जांच, लीवर फंक्शन टेस्ट की जांचें होती हैं, जिसमें सीरम बिलिरुबिन, SGPT, SGOT, एल्कलाइन फास्फेटेज, सीरम प्रोटीन इत्यादि जांच कराई जाती हैं। इस बीमारी का अन्य अंगों में प्रभाव तो नहीं है, तो इसके लिए किडनी फंक्शन भी कराया जाता है, कहीं किडनी में तो प्रभाव नहीं है। सीरम अमोनिया कराया जाता है कि दिमाग में पीलिया तो नहीं चढ़ रहा। इसके अतिरिक्त सोनोग्राफी कराई जाती है, जिसमें कुछ सिरोसिस के एविडेंस देखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त हेपेटाइटिस बी की कंप्लीट प्रोफाइल कराई जाती है, जिसमें HbS-Ag, anti-HbS, HbC-Ag, anti-HbC, HbE-Ag, anti-HbA एंटीबॉडी। तो इस तरह से डिफरेंट टेस्ट करा करके उसकी इन्फेक्टिविटी, उसके एक्यूट और क्रॉनिक नेचर का पता किया जाता है। ओल्ड है, न्यू है, इम्यूनिटी डेवलप हुई है नहीं हुई है, इन्फेक्टिव है नहीं है, ये सब जानकारी जानने के लिए ये सब टेस्ट कराए जाते हैं। सोनोग्राफी से सिरोसिस का पता चल जाता है,
एक फाइब्रो स्कैन होता है, इससे सिरोसिस का और ग्रेडिंग पता चलता है। वो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट करते हैं और उसके बारे में पता किया जा सकता है। इसके बाद इसका उपचार कैसे करें? तो हेपेटाइटिस बी के इलाज में जब इसका एक्यूट फेज रहता है, शुरुआत का जो पीलिया रहता है, सामान्य तौर पे उसमें चांसेस रहते हैं कि 90% केसेज ये रिकवर कर जाएंगे 1 माह में। तो उसके लिए कंप्लीट बेड रेस्ट, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, मोस्टली ग्लूकोज ओरल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट देते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, फ्रूट्स में मेजॉरिटी सेब, पपीता, अनार, इनका सेवन ज़्यादा करना चाहिए। इसके अतिरिक्त केला, अंगूर ये भी खा सकते हैं, वैसे ग्लूकोज युक्त रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें उपयोग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि कई बार ज़्यादा ग्लूकोज लीवर के लिए हानिकारक भी हो जाता है, फैटी लीवर लाने लगता है। तो इसलिए कम मीठे पदार्थों का इस्तेमाल। ग्लूकोज तो क्योंकि रेडी टू यूज एनर्जी रहता है, इसलिए इसको शुरुआत के फेज में जब तक वोमिटिंग होती तब तक इसको देने की कोशिश की जाती है, जिससे डायरेक्ट एनर्जी मिल जाए, लीवर को काम नहीं करना पड़े। पर जैसे ही वोमिटिंग पार्ट ठीक हो जाता है, भूख बढ़ने लगती है, तो फिर ग्लूकोज को कट शार्ट करके हल्के मीठे आइटम्स को उपयोग करने लगते हैं। बाकी प्रोटीन युक्त चीज़ें, विटामिन्स, फल, ये सभी देना है। तेल घी का उपयोग वर्जित रहता है, कम से कम उपयोग करना। शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको लेने से, तेल घी वसायुक्त पदार्थ लेने से वोमिटिंग टेंडेंसी और बढ़ जाती है। तो शुरुआत में लीवर में लोड न पड़े, लीवर को फैट डाइजेशन न करना पड़े, इसके लिए फैटी डाइट को अवॉइड करते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डाइट, फ्रूट्स इन डाइट, रिच प्रोटीन डाइट, इन चीज़ों का समावेश करके कंप्लीट बेड रेस्ट करके मरीज को प्लेंटी ऑफ वाटर, और इस ढंग से कुछ दिन करने से बीमारी में राहत मिल जाती है। इनके अलावा कुछ सपोर्टिव दवाई, यद्यप एंटीबैक्टीरियल का बहुत रोल नहीं रहता, लेकिन यदि पेशेंट्स को फीवर रन कर रहा है, कई बार ब्लड टेस्ट कराने में CBC वगैरह में TLC काउंट बढ़ा रहता है, तो उस स्थिति में एंटीबायोटिक, सिर्फ एंटीबायोटिक मोस्टली सिफेलोस्पोरिन्स रहते हैं, सेफ्ट्रैक्सोन, सिफोटेक्सिन एक्सेट्रा, तो इनका उपयोग किया जा सकता है। पैरास्टामॉल लिमिटेड डोजेज में, हाई डोज अगेन हिपेटोटॉक्सिक रहता है, तो SOS इसका उपयोग किया जा सकता है। फिर एंटासिड्स, सुक्राफिल, सुक्रालफेट, लीवर टॉनिक्स जिससे हेपेटाइज इम्प्रूव हो, विटामिन्स, और लैक्टुलोज का प्रयोग किया जाता है। लैक्टुलोज गट वॉश करता है और हेपेटिक इनकेफेलोपैथी में जाने से पेशेंट को प्रिवेंट करता है, लीवर का लोड नहीं बढ़ने पाता, अमोनिया प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं बढ़ने पाता। तो इस तरह से लैक्टुलोज का प्रयोग भरपूर मात्रा में करना चाहिए। इसके अलावा कुछ और दवाइयाँ हैं, अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड, L-आर्निथिन टैबलेट्स, इनमें भी कुछ हिपेटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट होते हैं और इनका उपयोग करने से थोड़ा सा बेहतर इम्प्रूवमेंट होता है। तो इस तरह से एक समराइज्ड वे में ये एक्यूट हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट है, और इस ट्रीटमेंट से लगभग ये पेशेंट नियरली 1 मंथ में, 30 डेज में ठीक हो जाते हैं। कुछ केसेस इसमें प्रोलॉन्ग करते हैं। एक बार हेपेटाइटिस बी में प्रॉब्लम क्या है कि इसका पीलिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये बिगनिंग तो उसी तरह होता है, लेकिन ग्रेजुअल ये 25-30 मिलीग्राम लेवल तक पहुंच जाता है। उतना पहुंचने के बाद फिर जब इसमें रिकवरी स्टार्ट होती है, तो मोस्टली में तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, कहीं एसाइटिस डेवलप हो जाए, कहीं सीरम प्रोटीन कम हो जाए, या कोई एनकेफेलोपैथी आने लगेगी। यदि वो नहीं भी होता तो इसकी रिकवरी इतनी स्लो रहती है कि 3-3, 4-4 दिनों के इंटरवल में 1 मिलीग्राम % डाउन होता। तो इस तरह से इसकी रिकवरी कराने में पूरे परहेज के बावजूद भी, सभी दवाइयों के देने के बावजूद भी जो रिकवरी होती है इतना स्लो रहती है कि वो 2 to 4 मंथ्स मिल जाता है। और जैसा कि मैंने पहले चर्चा किया कि इसमें लगभग 10% केसेज, 5 to 10% केसेज
क्रॉनिक हेपेटाइटिस में बदल जाते हैं। सबसे बड़ा डर जो रहता है इसके क्रॉनिक हेपेटाइटिस में बदलने का। तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस मोर देन 6 मंथ, फिर वो ग्रेजुअली हर ईयर में लगभग उनमें से 5% केसेज रिकवर होते जाते हैं और ऐसे 2-4 साल में वो भी ठीक हो जाते हैं। मेजॉरिटी रिकवरी 1-2 साल में निगेटिव हो जाते हैं, बट कुछ केसेज उसके बावजूद भी नियरली 5% केसेज कंप्लीट क्रॉनिक फेज में चले जाते हैं, जो या तो कैरियर के रूप में हो जाते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव तो रहता है लेकिन एंजाइम लेवल नियरली नॉर्मल आ जाता है। कुछ केसेज में एक्टिव रेप्लिकेशन भी चालू रहा आता है, वो केसेज क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहलाते हैं और उनमें सिरोसिस होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो जो केसेज क्रॉनिक हेपेटाइटिस के बाद सिरोसिस में जाते हैं तो उसमें फिर सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशन, पेट में पानी आ जाना, वेरिसेस का बन जाना, ईसोफेगस के अंदर छाले वो पड़ जाना, एक तरह से वेरिसेस हो जाती हैं, नसें फूल जाती हैं और पाइल्स का बन जाना, हेमोरॉइड्स का बन जाना, और ये सब ब्लीड करते हैं। तो ये एक तरह से कॉम्प्लिकेशन का फेज आने लगता है। कई बार वोमिटिंग ऑफ ब्लड होती है वेरिसेस की ब्लीडिंग होने से, फिर उसका लाइगेशन वगैरह कराना पड़ता है। तो ये अलग इशू है। कुल मिला के हेपेटाइटिस बी के सिरोसिस लीवर में जाने का खतरा बहुत रहता है और सिरोसिस लीवर के कैंसर में बदलने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये दोनों कॉम्प्लिकेशन जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में रहते हैं, इसके चांसेस रहते हैं। इसलिए इसका इलाज से ज़रूरी है कि प्रिवेंशन में ध्यान दिया जाए। प्रिवेंशन एस्पेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है हेपेटाइटिस बी का, और ख़ासकर क्योंकि हेपेटाइटिस बी के टीके उपलब्ध हैं, बचपन से ही लगाए जाते हैं। अधिकतर 100% इम्यूनाइजेशन हेपेटाइटिस बी का इसी कारण से होता है कि एक बार बीमारी हो गई, क्रॉनिक फेज में चला गया तो रिकवरी करना मुश्किल होता है, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसलिए इस टीके को बचपन से ही बच्चों में लगाया जाता है और उसके 3 डोज 0, 1, 6 मंथ इंटरवल में बचपन में भी लगाया जाता है। जिनको नहीं लग पाते तो उनको बड़े एज में भी लगाया जाता है। कुछ कॉन्टेक्ट्स को भी, जैसे किसी स्पाउस में से किसी एक को यदि बीमारी हो गई तो उसके स्पाउस को, यदि हस्बैंड को हो गया तो वाइफ को बीमारी हो गई तो हस्बैंड को भी टीके लगाए जाते हैं, यदि उनका स्टेटस पॉजिटिव नहीं है। तो इस तरह से इसके हेपेटाइटिस बी के वैक्सीनेशन के टीके लगवाए जाते हैं, जिससे बीमारी का बचाव हो जाए। तो या तो एट बर्थ या बाद में इन नीड कभी ज़रूरत पड़े, और जो इम्यूनिटी डिफिशिएंट पर्सन्स रहते हैं, हीमोडायलिसिस वाले कैसे रहते हैं, उनका डबल डोज में वैक्सीनेशन कराया जाता है, जिससे उनको इन्फेक्शन नहीं हो सके। तो ये प्रिवेंशन एस्पेक्ट हो गया। ट्रीटमेंट में एक बार यदि क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो गई तो उसमें फिर और कंफर्मेशन के लिए HBV DNA कराया जाता है। HBV DNA इसका एंटीजन का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन है और उसके ज़रिए यदि HBeAg पॉजिटिव है तो उसमें यदि 20,000 से ज़्यादा लेवल है इसका HBV DNA का, तो उस स्थिति में हेपेटाइटिस बी थेरेपी, वायरल थेरेपी दी जाती है। और HBeAg यदि निगेटिव है तो उनमें बीमारी के बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो अंदर फ्लेयर अप करता रह जाता है। ऐसी स्थिति में यदि काउंट 2000 लेवल पे भी है तो HBV DNA का काउंट 2000 के लेवल, उसमें भी एंटीवायरल थेरेपी दी जाती है। मेन ड्रग जो एंटीवायरल थेरेपी में दिया जाता है वो एंटिकावेर है, उसको लगभग 6 मंथ की थेरेपी दी जाती है। प्रेग्नेंट मदर्स में यदि हेपेटाइटिस बी हो जाता है तो इनके लास्ट ट्राइमेस्टर से इसकी वर्टिकल ट्रांसमिशन का डर रहता है, तो उसमें टेनोफोविर ये टैबलेट सब इसकी सप्लाई आती है और ये काफ़ी बेनिफिशियल दवा प्रेगनेंसी में है। तो उस स्थिति में इसका प्रयोग 6 मंथ्स के लिए किया जाता है, इससे वर्टिकल ट्रांसमिशन को रोका जा सकता है, मदर का भी ट्रीटमेंट अच्छे ढंग से किया जा सकता है। तो इस तरह से एंटिकावेर और टेनोफोविर ये 2 एंटीवायरल मेडिकेशंस हैं जिसका उपयोग इसमें हेपेटाइटिस बी में करते हैं।